हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आदिया। और ये है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और अवधान के बारे में। यह आरबीएसई बोर्ड की 11th स्टैंडर्ड की बुक है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और अवधान के बारे में। बाहरी जगत का ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है और संवेदनाओं से प्राप्त होता है। संवेदना के प्राप्त होने पर व्यक्ति उन संवेदनाओं का अर्थ निकालता है, उनकी व्याख्या करता है और यह प्रक्रिया सतत और तात्कालिक होती है। प्रस्तुत अध्याय में हम संवेदना, संवेदी ग्राहक, संवेदना की वांछित मात्रा, इन सब के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। हमारे आसपास के वातावरण में अनेक प्रकार के उद्दीपक पाए जाते हैं। इन विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करने के लिए हमारे शरीर में विशिष्ट ज्ञानेंद्रियां होती है। मानव के रूप में हमारी 7 ज्ञानेंद्रियां हैं। कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? मानव के रूप में हमारे पास 7 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों को संवेदी ग्राहक भी कहते हैं क्योंकि ये विविध स्रोत से सूचनाएं प्राप्त करते हैं, जैसे रोशनी की संवेदना आँख, ध्वनि की संवेदना कान, स्पर्श की संवेदना त्वचा, स्वाद की संवेदना जीभ और गंध की संवेदना नाक द्वारा होती है। इन 5 बाह्य ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त हमारे पास 2 आंतरिक ज्ञानेंद्रियां भी है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में तो आप सभी जानते हैं। उसके अतिरिक्त हमारे पास 2 आंतरिक ज्ञानेंद्रियां भी होती है। उनका नाम क्या है? गति संवेदना और प्रघाण संवेदना। कौन सी है? गति संवेदी और प्रघाण तंत्र। ये हमारे शरीर की स्थिति तथा एक दूसरे से संबंधित शरीर के अंगों की गति के विषय में सूचनाएं देती है। इन 7 ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों की उनकी विशेषताओं का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, वस्तु का रंग क्या है, ध्वनि अधिक है या ज़्यादा है, ये सुनने में मधुर है या ध्यान भंग करने वाली है। तो ये सब चीज़ें हमें इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही पता चलती है। नेक्स्ट आता है आपका संवेदना का अर्थ क्या होता है। किसी विशेष ज्ञानेंद्रिय द्वारा किसी उद्दीपक या वस्तु का प्रारंभिक अनुभव संवेदना कहलाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अनेक भौतिक उद्दीपकों का पता लगाते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण की गई सूचना ही हमारे समस्त ज्ञान का आधार बनती है। हमारे आसपास के जगत का ज्ञान 3 प्रमुख प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है: संवेदना यानी सेंसेशन, अवधान अटेंशन और प्रत्यक्षीकरण। तो जो ये 3 चीज़ें हैं, इस पर ही हमारे आसपास का ज्ञान निर्भर करता है और इन तीनों का ही आपस में एक दूसरे से बहुत इम्पोर्टेंट इंटर रिलेशन है। उसके बाद आता है संवेदी सीमांत। कुछ दीपक इतने कमज़ोर और कम तीव्र होते हैं कि व्यक्ति को उनका पता ही नहीं चलता। इसका अर्थ यह है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां कुछ सीमाओं तक कार्य करती है। उदाहरण के लिए, हमारे कान बहुत धीमी ध्वनि को नहीं सुन सकते। यही बात अन्य ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी लागू होती है। मानव के रूप में हम उद्दीपक की एक निश्चित सीमा होने पर ही उसका पता लगा पाते हैं। उद्दीपक एवं उनकी व्यक्ति द्वारा की गई संवेदनाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन मनोविज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? मनोभौतिकी कहते हैं। तो यहाँ पर उद्दीपक और उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसका मनोविज्ञान के जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे हम मनोभौतिकी कहते हैं। इसके बाद आता है निरपेक्ष सीमांत। निरपेक्ष सीमांत क्या है कि ज्ञानेंद्रियों से जो हमें उद्दीपक मिल रहे हैं उन उद्दीपक की एक न्यूनतम मात्रा होना जरूरी है जिससे हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा उस उद्दीपक का पता चलता है। तो वह जो लिमिट है वो क्या कहलाती है? निरपेक्ष सीमांत कहलाती है। किसी ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहचाने जाने के लिए उद्दीपक के न्यूनतम मूल्य को निरपेक्ष सीमांत या निरपेक्ष दहली यानी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कह सकते हैं। यानी उससे नीचे की ध्वनि हम नहीं सुन सकते। जैसे मनुष्य के लिए लिमिट है 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता। यदि उद्दीपक की तीव्रता इस निरपेक्ष सीमा से अधिक होगी तो व्यक्ति इस उद्दीपक को ज्ञात कर पाएगा, और यदि उद्दीपक की तीव्रता इस सीमा से कम होगी तो व्यक्ति उस उद्दीपक को ज्ञात नहीं कर पाएगा। इसके एक उदाहरण है कि यदि आप पानी को एक गिलास में चीनी का कण डालें तो हो सकता है कि आपको उस पानी में मिठास का अनुभव न हो। एक कण और मिलाने से भी हो सकता है कि मिठास का आपको अनुभव न हो, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसमें चीनी मिलाते जाएंगे तो क्या होगा, वो जो पानी है वो आपको मीठा
लगने लगेगा। तो ये आपका क्या था, यहाँ पर लिमिट थी, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड लिमिट थी। इसके बाद आती है विभेदक सीमांत। हमारे लिए जैसे सभी उद्दीपकों को जान पाना संभव नहीं है, वैसे ही समस्त प्रकार के उद्दीपकों के मध्य अंतर कर पाना भी संभव नहीं होता। यह जानने के लिए दो उद्दीपक एक दूसरे से भिन्न हैं। इन उद्दीपकों के बीच में भी क्या होता है, एक न्यूनतम अंतर अनिवार्य होता है। और दो उद्दीपकों के मान में जो न्यूनतम अंतर होता है, उनकी जो कि अलग अलग पहचान करने के लिए आवश्यक होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, विभेदक सीमांत कहलाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंस लिमिट कह सकते हैं या डिफरेंस थ्रेशोल्ड भी कह सकते हैं। अब इसमें वही बात हो गई कि अगर एक पानी में अगर हम शुगर मिलाते हैं और दूसरे पानी में नमक मिलाते हैं, तो दिखने में दोनों सेम होगा, पर हमें पता चलना चाहिए कि ये नमकीन है ये और ये मीठा है। अब होता है अटेंशन। जिस कमरे में बैठकर आप पढ़ रहे हैं वहाँ अनेक वस्तुएं मौजूद है जो आपके लिए उद्दीपक हो सकती है, जैसे कुर्सी है, टेबल है, पंखा है, पुस्तकें हैं, परंतु इन सभी उद्दीपकों पर आपका ध्यान नहीं जाता। आपका ध्यान किस पे जाएगा, बुक के उस पर्टिकुलर पेज पर ही आपका ध्यान जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया नहीं करते और हम अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार उद्दीपकों को चुनकर उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। मनोविज्ञान में इस तरह की चयनात्मक प्रक्रिया को अवधान या अटेंशन कहा जाता है। ध्यान देने योग्य यहाँ ये है कि चयन के अतिरिक्त अवधान अन्य गुण जैसे सतर्कता, एकाग्रता, खोज आदि से भी संबंधित होता है। सतर्कता का आशय है व्यक्ति की तत्परता से यहाँ पर होता है, जिससे वह अपने समक्ष आए उद्दीपक का सामना करता है। अब यहाँ पर विद्यालय की दौड़ में अगर कोई बच्चा भाग ले रहा है तो उसका पूरा अटेंशन जो है वो दौड़ने पर है, मगर उसके साथ ही साथ सीटी बजने पर उसे रुकना है, ये भी वो साथ में ध्यान रखेगा। तो ये क्या हो गया कि ध्यान केंद्रित होने की प्रक्रिया को एकाग्रता कहते हैं। और यहाँ पर एकाग्रता का मतलब क्या हो गया कि क्लास में अगर बच्चे को आप स्टडी करा रहे हैं तो बच्चा पूरी तरीके से उस पर ध्यान देगा। अवधान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यहाँ हम ये देखेंगे। अवधान को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। ये सामान्यतः उद्दीपकों की विशेषताओं और व्यक्ति की विशेषताओं से संबंधित होते हैं। ये बाह्य और आंतरिक दो प्रकार के होते हैं। बाह्य कारक कौन कौन से हैं, उद्दीपकों के लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे किस प्रकार का उद्दीपक, दृष्टि उद्दीपक व्यक्ति का ध्यान श्रवण उद्दीपक की तुलना में अपनी ओर जल्दी खींच लेता है। दीवारों पर लगे पोस्टर ध्यान ध्वनि की तुलना में अधिक जाता है। यदि व्यक्ति के सामने उद्दीपक में कोई परिवर्तन हो तो व्यक्ति का ध्यान तुरंत उस तरफ चला जाता है। जैसे कमरे में चलता हुआ पंखा अचानक बंद हो जाएगा तो हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि अचानक से वहाँ पर कुछ चेंज हुआ है हमारे उद्दीपक में। ठीक है, अगर डेली में आप जैसे ना कुछ लोअर टी शर्ट पहनते हैं या जींस टी शर्ट पहनते हैं और किसी दिन अचानक आपने धोती कुर्ता पहन लिया तो लोगों का ध्यान अचानक से आपकी ओर चला जाएगा। इसी तरह हम अगर भूखे होते हैं तो हल्की सी गंध भी हमें ध्यान आकर्षित कर देती है। तो इस तरीके से ये सब बाह्य उद्दीपक होते हैं जो व्यक्ति के ध्यान को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अब प्रत्यक्षीकरण का अर्थ। प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन की प्रक्रिया संवेदना से प्रारंभ होती है। प्रत्यक्षीकरण हमें किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति का होता है। जिन व्यक्तियों या घटनाओं या वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने उपस्थित होता है तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसकी संवेदना प्राप्त होती है। इस संवेदना की व्याख्या कर उस उद्दीपक को समझा जाता है कि वह उद्दीपक क्या है। इसे हमने क्या कहा है, इसे ही हमने प्रत्यक्षीकरण कहा है। प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की व्याख्या करते हैं, उन्हें संगठित करते हैं। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में जो अंतर है वो यह है कि संवेदना जो है वो प्रत्यक्षीकरण के ठीक पहले की प्रक्रिया है। संवेदना को समझकर, व्याख्या कर व्यक्ति के द्वारा अर्थ प्रदान कर दिया जाए तो यह उसका क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की गंध आती है, ठीक है, गंध आती है
तो ये उसकी संवेदना हुई और गंध को सूंघ कर वह इस बात का पता लगा लेता है कि ये गंध किसकी है, तो यह क्या कहलाएगा, प्रत्यक्षीकरण कहलाएगा। अब प्रत्यक्षीकरण संगठन के जो सिद्धांत हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। हम किसी वस्तु के विभिन्न भाग को अलग अलग नहीं कर देखकर उसे संगठित यानी समग्र एवं पूर्ण वस्तु के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए हम साइकिल को एक पूर्ण वस्तु के रूप में देखते हैं, न कि विभिन्न भागों जैसे कि सीट, पहिया, हैंडल, ऐसा नहीं देखते। हम उसे क्या करते हैं, संग्रह के रूप में देखते हैं। ऐसे कई कारक हैं जो किसी वस्तु के विभिन्न भागों को एक अर्थयुक्त समग्र में संगठित करने में सहायता करते हैं। इन कारकों का अध्ययन करते हुए गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रत्यक्ष संगठन के नियम बनाए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। अब जो वैज्ञानिक थे उनके नाम यहाँ पर देखिए कि प्रत्यक्षीकरण के नियम किसने बनाए हैं, गेस्टाल्ट संप्रदाय ने बनाए हैं। और गेस्टाल्ट संप्रदाय के प्रमुख कौन है, कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर इनमें प्रमुख है। गेस्टाल्ट क्या है, एक नियमित आकृति और रूप को गेस्टाल्ट कहा है। जब हम प्रत्यक्षणात्मक संगठन के सिद्धांतों में से कुछ नियमों को अब यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यानी निकटता का सिद्धांत। जो वस्तुएं किसी स्थान अथवा समय में एक दूसरे के निकट होती है वे एक दूसरे से संबंधित अथवा एक समूह के रूप में दिखती है। उदाहरण के लिए निम्न चित्रों में बिंदुओं के एक वर्ग प्रतिरूप जैसा नहीं दिखता, बल्कि बिंदुओं के स्तंभ में एक श्रृंखला के रूप में ये चीज़ें दिखाई देती है। देखिए इसमें ये रेक्टेंगल शेप में बना हुआ है, आयताकार आकृति है, मगर हमें क्या दिख रहा है, स्तंभ के रूप में ये चीज़ नजर आ रही है। समानता का सिद्धांत, जिन वस्तुओं में समानता होती है तथा विशेषताओं में एक दूसरे से समान होते हैं वे एक समूह के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। निम्न चित्र में छोटे वृत्त वर्ग के निकट होते हुए भी अलग अलग पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं, जबकि वृत्तों में समानता होने से वृत्तों की पंक्ति एवं वर्गों की समानता के कारण वर्गों की एक पंक्ति यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट डायग्राम में इसमें भी हम देखेंगे तो हमें ये पूरी एक तरीके से यहाँ पर वर्ग दिखाई नहीं दे रहा, हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक वृत्तों की लाइन है, यहाँ एक वर्गों की लाइन है और पूरी आकृति हमें स्तंभाकार यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये है समानता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत आपका क्या कहता है कि जब वस्तु एक निरंतरता के रूप में प्रतीत होती है हम उनका प्रत्यक्षीकरण एक दूसरे से संबंधित रूप में कर लेते हैं। यानी यहाँ पर एक डायग्राम आप देखिए कि ये एक दूसरे को काटती है। कौन सी, ए और ब और स रेखाएं जो है ये एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देती है, जबकि यहाँ अलग अलग 4 रेखाएं केंद्र पर आकर मिल रही है। यहाँ से ये रेखाएं केंद्र पर आकर मिल रही है और हमें क्या लग रहा है कि ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। तो ये कौन सा है, निरंतरता का सिद्धांत। अविच्छिन्नता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जब एक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से घिरा होता है तो हमें आकृति के रूप में देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर देखो तो जो प्रतिमा है वो सफ़ेद पृष्ठभूमि में 4 चित्रों के रूप में दिखाई देती है, न कि शब्द लाइफ के रूप में दिखाई देती है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो शब्द है वो लाइफ के रूप में दिखाई न देके हमें क्या करेंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे ब्लेड में क्या है, कुछ इमेजेस यहाँ पर बनी हुई है। ये सिद्धांत है आपका अविच्छिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका पूर्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। उद्दीपन में जो लुप्त अंश होता है उसे हम भर लेते हैं, उद्दीपन में जो लुप्त अंश होता है उसे हम अपने आप भर लेते हैं। जैसे ये दोनों डायग्राम हैं, दोनों डायग्राम में ये जो स्पेस दिया हुआ है तो हम इसे ऐसा थोड़ी सोचेंगे कि ये आकृति कुछ ऐसे 3-4 ट्रायंगल शेप से मिलके बनी है, नहीं। हम क्या सोचेंगे, ये पूरी आकृति वर्ग से मिलके बनी है, ये पूरी आकृति वर्गाकार बनी है। ठीक इसी तरीके से हम ये नहीं सोचेंगे कि वृत्त इस तरीके से छोटी छोटी इनसे रेखाओं से मिलके बना है, हम इनको अपने आप फिल कर लेंगे कि ये पूरा एक वृत्त है। तो ये है खुद ही पूर्ति करने का सिद्धांत। अब प्रत्यक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो प्रत्यक्षण को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं, सामाजिक कारक हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं, राजनीतिक कारक यहाँ पर हो सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रत्यक्षीकरण के व्यक्तिगत कारक।
अब यहाँ पर व्यक्तिगत कारणों की बात करें तो व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं जैसे कि भूख, प्यास, नींद, ये सब उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं। वह अनेक उद्दीपकों में से भोज्य पदार्थ का चयन करके उसी का प्रत्यक्षण करता है। व्यक्ति के प्रत्यक्षण पर शारीरिक आवश्यकताओं के साथ साथ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, प्रतिष्ठा प्रेरक, उपलब्धि प्रेरक, आकांक्षा स्तर प्रेरक आदि प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका व्यक्तिगत मूल्य। व्यक्तिगत मूल्यों का प्रत्यक्षीकरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कई लोग होते हैं जिनके भिन्न भिन्न व्यक्तिगत मूल्य होते हैं और उस वजह से वो भिन्न भिन्न प्रत्यक्षीकरण करते हैं। गुडमैन और ब्रूनर ने अपने प्रयोग धनी तथा गरीब परिवार के बच्चों पर किया। तब उन्हें पता चला कि गरीब परिवार के बच्चे की नज़र में सिक्के का मूल्य अधिक था, जबकि अमीर बच्चों की तुलना में। इस प्रकार उनका प्रत्यक्षण उनके व्यक्तिगत मूल्यों के अनुकूल होता है। व्यक्तिगत मनोवृत्ति की अगर हम बात करें तो व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है उसी के अनुकूल वो आप प्रत्यक्षीकरण करता है। उसके बाद है व्यक्तिगत पूर्व धारणा। व्यक्ति के दिमाग में जो पहले से फिक्स होता है, जो चल रहा होता है, वो उसी के अनुसार व्यवहार करता है। मनोदशा यानी मूड की बात करें, व्यक्ति का जो मूड होगा, जो उसकी मनोदशा होगी, वैसा ही उसका प्रत्यक्षीकरण होगा। यदि उसका मूड सही है तो उसे बारिश का मौसम भी बड़ा आनंददायक लगेगा, नहीं तो उसे लगेगा कि क्या गंदगी और कीचड़ यहाँ पर फैल दिया, मौसम खराब हो गया। अब इसके बाद आता है प्रत्यक्षीकरण के सामाजिक कारक। व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने के लिए सामाजिक कारकों की बड़ी भूमिका होती है। सबसे पहले आते हैं सामाजिक मानक, यानी समाज में कुछ निश्चित नियम होते हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है और इससे व्यक्ति के प्रत्यक्षण पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सामाजिक प्रथाएं, समाज में कई तरह की प्रथाएं प्रचलित है और भिन्न भिन्न समाज के लोग भिन्न भिन्न प्रकार से इनका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। सामाजिक शक्ति, प्रत्येक समाज में कुछ निश्चित शक्तियाँ होती हैं जिनका प्रत्यक्षण पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्षीकरण के सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक क्या है कि एक अध्ययन में अमेरिकी संस्कृति तथा यूरोपियन संस्कृति के व्यक्तियों को कुछ कुछ आकृतियाँ दिखाई गई जिनमें म्यूलर लायर भ्रम उत्पन्न हो सकते थे। परिणामों में पाया गया कि अमेरिकन प्रयोजकों ने पंख रेखा को तीर रेखा से बढ़ा, जबकि गैर यूरोपियन संस्कृति के बच्चों ने इस तरह का भ्रम स्पष्ट रूप से नहीं देखा गया। राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण के निर्धारण में राजनीतिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक राजनीतिक दल का विशेष मानक होता है और उसी के अनुसार वो प्रत्यक्षीकरण करता है। जैसे साम्यवादी दल और पूंजीपति दल के सदस्यों के प्रत्यक्षीकरण में अंतर देखा जा सकता है। नेक्स्ट आपकी इसमें एक एक्टिविटी है जिसे हम स्टडी यहाँ पर नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इल्यूजन की। इल्यूजन क्या है? हमारा जो प्रत्यक्षीकरण होता है कहीं कभी कभी क्या होता है, सही नहीं होता, यानी जो हमें संवेदी सूचनाएं प्राप्त हुई है वो सूचनाओं की व्याख्या हम कभी कभी सही नहीं करते हैं। वास्तविक उद्दीपक और उसके प्रत्यक्षीकरण में अंतर आ जाता है और उसकी हम गलत व्याख्या कर देते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, हम भ्रम कहते हैं। जैसे अंधेरे में अगर हम चल रहे हैं और रास्ते में अगर कोई रस्सी हमें दिखाई दी, अंधेरे के कारण हो सकता है कि हम उस रस्सी को भी सांप समझ लें, तो ये जो उद्दीपक रस्सी है उसकी गलत व्याख्या किस रूप में हो गई, सांप के रूप में यहाँ पर हो गई। मूलर लायर भ्रम। मूलर लायर भ्रम क्या कहता है कि एक चित्र दिया है यहाँ पर नीचे जिसमें क्या किया हुआ है, दो तीर के निशान दिए हुए हैं, ठीक है। अब एक जो तीर है उसमें जो एरो के निशान है वो इस तरीके से हैं और दूसरे में इस तरीके से हैं। अब इनसे अगर पूछा जाए कि कौन सी रेखा बड़ी है इन दोनों में से, तो हमें क्या लगेगा कि ये वाली रेखा बड़ी है और ये वाली रेखा छोटी है, जबकि क्या है, दोनों ही रेखाएं बराबर है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये रेखा बड़ी है और ये रेखा छोटी है, जबकि यहाँ से देखें हम तो दोनों ही रेखाएं यहाँ पर क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कौन सा भ्रम कहेंगे, मूलर लायर भ्रम इसे हम कहेंगे। इसके बाद ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट में यहाँ पर क्या है, हमने संवेदना, संवेदी ग्राहक तथा प्रत्यक्ष
अवधान को यहाँ पर समझा है। किसी विशेष ज्ञानेंद्रिय द्वारा किसी विशेष उद्दीपक या वस्तु का प्रारंभिक अनुभव संवेदना कहलाता है। उद्दीपक एवं इनकी व्यक्ति द्वारा की गई संवेदना के बीच के संबंधों का अध्ययन मनोविज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे मनोभौतिकी कहते हैं। अवधान को प्रभावित करने में व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक कारकों का योगदान होता है। कौन कौन से कारक होते हैं? बाह्य और आंतरिक कारक। जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने उपस्थित होता है तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसकी संवेदना प्राप्त होती है। इस संवेदना की व्याख्या कर उस उद्दीपक को समझा जाता है वह उद्दीपक क्या है, और यही जो उसकी व्याख्या करना क्या कहलाता है, उसका प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। निकटता का संबंध क्या है? जब चीज़ें पास पास होती है तो हमें जो चीज़ें पास होती है वो उस रूप में दिखाई देती है। जो चीज़ें समान होती है तो वो चीज़ें हमें साथ दिखाई देती है। जो चीज़ें लगातार होती है तो हमारा दिमाग उनको लगातार ही देखने की कोशिश करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती, उसकी अलग ही इमेज बनती है। ये अविच्छिन्नता का यहाँ पर सिद्धांत है जो कि प्रत्यक्षणात्मक संगठन सिद्धांत के मूल में है। प्रत्यक्षणात्मक संगठन सिद्धांत गेस्टोल्ट सिद्धांत से प्रेरित है। गेस्टोल्ट का मतलब होता है समग्र। गेस्टोल्ट के 3 वैज्ञानिक कौन से हैं? कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर। कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर, यहाँ पर इसके 3 वैज्ञानिक हैं। किसके? गेस्टोल्ट के। इसके अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। निम्न में से कौन सी बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ नहीं है? तो बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ कौन है? गति संवेदी बाह्य ज्ञानेंद्रिय नहीं है। गेस्टोल्ट मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है? तो कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर तीनों ही गेस्टोल्ट वैज्ञानिक है। वाटसन जो है वो व्यवहारवाद के समर्थक है। शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचना क्या कहलाती है? प्रारंभिक सूचना संवेदना कहलाती है और उस संवेदना की व्याख्या प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। उद्दीपक में जो लुप्त अंश होता है उसे हम प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति स्वयं ही भर लेता है। यह प्रत्यक्षणात्मक संगठन का कौन सा नियम है? तो यह पूर्ति नियम है। निरंतरता का नियम क्या कह रहा था कि तीनों रेखाएं जैसे अलग अलग है, पर हमें क्या लग रहा था कि तीनों रेखाएं चारों रेखाएं 4 न होकर 2 रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही है। निकटता का नियम क्या कह रहा था कि यदि स्क्वायर और सर्कल मिलकर इस तरह की लाइन बनाते हैं तो भी हम क्या करेंगे, हम उसे निकटता के संबंध के अनुसार इस तरीके से सर्कल को एक साथ देखेंगे और स्क्वायर शेप को एक साथ हम यहाँ पर देखेंगे। समानता का नियम क्या है? समानता का नियम ये है कि ठीक वैसा ही था कि जैसे यहाँ पर ये चीज़ मैं बना दूँ, फिर भी यहाँ मैं इसे एक वर्ग के तौर पे ना देख के क्या देखूँगी कि यहाँ पर एक ये वृत्त की लाइन है, यहाँ पर वर्ग की लाइन है। निरपेक्ष सीमांत क्या है? निरपेक्ष सीमांत होता है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड आपकी क्या कहलाती है कि एक लिमिट, उस लिमिट के बाद ही आपको सुनाई देता है। मनुष्य के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। 20 हर्ट्ज यानी मिनिमम ऐसी लिमिट जिससे आपको सुनाई देना शुरू करे। अवधान से आप क्या समझते हैं? अवधान का मतलब होता है अटेंशन, जिससे हमने बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से पढ़ा था कि रूम में पंखा अचानक से बंद हो जाता है तो हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। गेस्टोल्टवादियों के नाम वर्दीमर, कोहलर, कोफ्फा है। म्यूलर लायर भ्रम क्या था? म्यूलर लायर ने 2 तरीके के एरो दिए थे जो कि इक्वल थे, बस उनके एरो की ये जो कंडीशन थी ये अलग अलग थी, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों लाइनें में से ये वाली लाइन बड़ी है और ये वाली लाइन छोटी है, यानी भ्रांति होना म्यूलर लायर भ्रम कहलाता है। मनोभौतिकी क्या है? मनोभौतिकी जिसमें मनुष्य की मनस्थितियों का अध्ययन किया जा सके। 7 ज्ञानेंद्रियों के बारे में हमने पढ़ा है। 5 हमारी बाह्य ज्ञानेंद्रियां हैं, 2 हमारी आंतरिक ज्ञानेंद्रियां हैं। विभेदक सीमांत क्या है? विभेदक सीमांत आपका 2 उद्दीपकों के बीच में विभेदित करना, जैसे आवाज़ कोयल की भी आ रही है, आवाज़ कौवे की भी आ रही है, दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करना। प्रत्यक्षीकरण, जो संवेदना आपको प्राप्त हुई है उस संवेदना को व्याख्या करना। प्रत्यक्षणात्मक संगठन में निकटता का सिद्धांत, चीज़ें जो पास पास होगी वो हमें उसी सीक्वेंस में दिखाई देगी।
पूर्ति का सिद्धांत कौन सा है कि चीज़ें अगर बीच में मिस भी है तो हम उसे फिल कर लेते हैं अपने आप कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। अवधान को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक कौन कौन से हैं? तो अवधान को प्रभावित करने वाले हमें मानसिक और शारीरिक हमारे आंतरिक कारण हैं। भ्रम क्या है? भ्रम कोई भी चीज़ जैसी दिख रही है उसे वैसा ही मान लेना कि हो सकता है वो चेंज ना हो सकता है जिस तरीके की हमें संवेदना प्राप्त हुई हो वैसी संवेदना वैसा हम प्रत्यक्षीकरण करें और चीज़ वैसी ना हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमने दिया था, कमरे के अंदर अंधेरा होने पे रस्सी को सांप समझ लेना। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने के बाद चैप्टर नंबर 6 हम यहाँ से स्टडी करेंगे, अधिगम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।